जय हिंद। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं भारत में टेलीकॉम सर्विस के बारे में, स्पेशली बीएसएनएल के बारे में, बीएसएनएल के प्रॉफिट, बीएसएनएल के लॉस, बीएसएनएल का ब्रेकडाउन और बीएसएनएल में 2G स्पेक्ट्रम घोटाला और क्या बीएसएनएल कम बैक कर पाएगी, वापस आएगी, इनके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। ऐसा कहा जाता है कि भारत में टेलीकॉम सर्विस ब्रिटिश सरकार की देन है। 1850 ईस्वी में कोलकाता और डायमंड हार्बर के बीच में टेलीग्राफ लाइन बिछा दी गई थी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1854 में आम जनता के लिए टेलीग्राफ लाइन को बिछा दिया था ताकि संचार व्यवस्था जन जन तक आसानी से पहुंचाई जा सके। एक साल बाद यानी 1855 में ब्रिटिश इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल ने भारत टेलीग्राफ एक्ट पारित कर दिया, यानी भारत संचार अधिनियम पारित कर दिया। इसी अधिनियम के तहत 1 अक्टूबर सन 2000 को भारत संचार निगम लिमिटेड यानी बीएसएनएल को इस्टेब्लिश किया गया। 2000 से लेकर के 2008 तक एक ह्यूज अमाउंट प्रॉफिट के रूप में बीएसएनएल ने क्रिएट किया था। हालांकि आपको बता दें, लास्ट ईयर जो इसका था 2007 से 8 के बीच में पूरे 40,000 करोड़ का प्रॉफिट गेन किया था बीएसएनएल ने। 2009 में अचानक से क्या हुआ कि जो पीएसयूज हैं यानी पीएसयू, उसमें अचानक से गिरावट आ गई। पीएसयू क्या होता है? पब्लिक शेयर अंडरटेकिंग इसका फुल फॉर्म होता है। एक ऐसी कंपनी जिसमें 51% का शेयर भारत सरकार का हो और 49% का शेयर प्राइवेट कंपनी का हो, उसे पीएसयू कहते हैं। चूंकि पीएसयू से सरकार बहुत ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करती है और उस जनरेट किए गए रेवेन्यू को अलग अलग सेक्टर में इन्वेस्ट करती है ताकि पब्लिक को उसकी सुविधा मिल सके। अचानक से पीएसयू में गिरावट के कारण सरकार को भी झटका लगा। ऐसा कहा जाता है कि बीएसएनएल के फेल होने का एक और कारण था कि उस समय के जो कर्मचारी थे उन्होंने अपने काम करने के तरीके को बदल करके मनमाने ढंग से काम करने का तरीका अपना लिया था। बीएसएनएल में सबसे बड़ी ब्रेकडाउन का सबसे बड़ा कारण हम आपको बताते हैं। 2010 में भारत सरकार के जो सीएजी थे यानी कंट्रोलर एंड एडिटर जनरल, सरकार का एक बड़ा अधिकारी होता है जो सरकार द्वारा किए गए व्यय की ब्यौरा को बताता है, यानी सरकार ने कब कहाँ कितना पैसा खर्च किया इसका पता जब लगाया जाएगा तो जो घोटाले हुए रहते हैं ये पता चल जाता है। 2010 में भारत के सीएजी दिनेश राय थे। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है ना कि सरकार में सीएजी के पद पर तैनात रहते हुए दिनेश राय ने दो सबसे बड़े घोटालों का खुलासा कर दिया था। पहला तो था 2G स्पेक्ट्रम घोटाला जो 1,76,000 करोड़ का था और दूसरा इससे भी बड़ा 1,86,000 करोड़ का था जो कोयला घोटाला था। उस समय यूपीए गठबंधन की सरकार थी और सरकार के खिलाफ इतने बड़े बड़े दो आरोप लगाए गए थे। सीएजी की रिपोर्ट में ये कहा गया कि तत्कालिक संचार मंत्री ए राजा ने 122 बीएसएनएल से जुड़े लाइसेंस को बेच दिया है और पैसा जो लिया है वो 2001 के अकॉर्डिंग लिया है, यानी 2001 में जो लाइसेंस का रेट था वही रेट उन्होंने 2008 में ले लिया है। सीएजी की रिपोर्ट आने के बाद ए राजा समेत बहुत सारे नेता गिरफ्तार हुए थे। हालांकि बाद में इसको चीफ जस्टिस दिनेश कुमार शर्मा जो थे उन्होंने इस केस को बिल्कुल पलट दिया। उन्होंने इस केस को निराधार बताया, बेसलेस बता दिया, बताया कि इसका कोई आधार नहीं है, इस केस के खिलाफ पुख्ते सबूत नहीं लाए गए हैं, इसलिए बाइज्जत बरी किया जाता है इन सभी लोगों को जिनके ऊपर आरोप लगाया गया था। 2G स्पेक्ट्रम, अब आपको बताते हैं कि स्पेक्ट्रम क्या होता है और लाइसेंस क्या होता है। जैसे मान लो कि एक बड़ी कंपनी है बीएसएनएल, इसको होलसेल आप समझ लो, और इससे जुड़ी छोटी छोटी कंपनियां जो रिटेल में सर्विस देती हैं वो पहले लाइसेंस लेती हैं बड़ी कंपनियों से और लाइसेंस लेने के बाद स्पेक्ट्रम खरीदती हैं। स्पेक्ट्रम एक नेटवर्क होता है जिसके द्वारा इंफॉर्मेशन को भेजा जाता है। छोटी कंपनियां जो होती हैं वो लाइसेंस इसलिए खरीदती हैं ताकि वो ऑथराइज्ड हैं और वे स्पेक्ट्रम इसलिए खरीदती हैं ताकि उनके जो कस्टमर्स हैं उनको वो टेलीकॉम सर्विस दे सकें। जितना बड़ा उनका रेंज होता है, जितना बड़ा उन कंपनियों का क्षेत्र होता है, उतने क्षेत्र में टेलीकॉम सर्विस देने के लिए स्पेक्ट्रम खरीदना पड़ता है ताकि उस स्पेक्ट्रम की सहायता से वो टेलीकॉम सर्विस यानी डेटा ट्रांसफर करने की जो प्रक्रिया है इसकी सुविधा वो अपने कंज्यूमर्स को, अपने कस्टमर्स को दे पाए। बीएसएनएल में ब्रेकडाउन का एक और भी कारण था कि उस समय जो बीएसएनएल का टोटल खर्च जो था उस खर्च का 50 से 60% पैसा जो था वो उसके कर्मचारी और उसकी मेंटेनेंस का चार्ज था। इसलिए कंपनी घाटे में थी और ये चार्ज भरना पड़ रहा था, तो कंपनी और भी पीछे चलती गई।
तत्काल में अगर देखा जाए तो बीएसएनएल के ऊपर टोटल कर्ज जो है वो 22,290 करोड़ रुपए का है। जिस समय बीएसएनएल बहुत सारी मुसीबतों का सामना कर रही थी, उस समय जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां हैं जैसे जियो हो गया, एयरटेल, भारती एयरटेल, वोडाफोन आइडिया, इन सारी कंपनियों ने हाथ मारा और ये सफल भी हो गए, क्योंकि उस समय अच्छी सर्विस देने में असमर्थ हो गई थी बीएसएनएल, और इन लोगों ने अच्छी सर्विस देने के कारण बहुत सारे कस्टमर्स का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित कर लिया। इतनी सारी मुसीबतों का सामना करने के बाद भी बीएसएनएल का ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो रहा है 2023 में, वो 1560 करोड़ का रहा है। मतलब लोगों ने जो इसे यूज किया है, ऑपरेट किया है इसके सिस्टम को, इसकी फैसिलिटीज को, उससे ऑपरेटिंग प्रॉफिट 1560 करोड़ का रहा है 2023 में बीएसएनएल का। अब जानते हैं कि क्या बीएसएनएल वापस आएगी, क्या बीएसएनएल दोबारा कमबैक कर पाएगी मार्केट में। अच्छी बात यह है कि अब बीएसएनएल कमबैक करेगी मार्केट में, क्योंकि टाटा कंसल्टेंसी ने रतन टाटा जी की मदद से एक बहुत ही बड़ा अमाउंट इन्वेस्ट करने के लिए बीएसएनएल के साथ कहा है। और टाटा ने ही कहा है कि हम 1 लाख बेस ट्रांसीवर लगाएंगे पूरे देश में, जिसमें 2000 के लमसम बीटीएस लगाए जा चुके हैं, यानी बेस ट्रांसीवर लगाए जा चुके हैं पंजाब और हरियाणा में। सरकार की मदद से अब बीएसएनएल का पूरा फोकस 4G सर्विस को विस्तार करने में है, और बीएसएनएल ने ये भी कहा है कि 2024 के अंत होते होते हम 4G सर्विस को पूरे देश में अच्छे से प्रोवाइड कर देंगे और 2025 तक 5G सर्विस को भी प्रोवाइड कर देंगे। अब जरा ये भी जान लेते हैं कि जियो, एयरटेल और आइडिया, वोडाफोन, इन कंपनियों ने अपने रिचार्ज या फिर टैरिफ के दाम क्यों बढ़ा दिए। तो आपको बता दें कि जो भी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है ना, वो कंपनी अपनी ARPU सेट रखती है। ARPU का मतलब होता है एवरेज रेवेन्यू पर यूजर्स, यानी एक आदमी जो यूज करता है इंटरनेट को या फिर सेवाओं को, टेलीकॉम सर्विस को यूज करता है, उस एक आदमी से जो इनकम होती है वो एक फिक्स रखती है अपनी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। सारी प्राइवेट कंपनियों का जो ARPU है वो अलग अलग होता है, लेकिन हम आपको जियो के बारे में बता रहे हैं। इसके पहले 178 रुपये ARPU जो था वो जियो का था। जियो ने इसे बढ़ाकर के 181 रुपये कर दिया। जियो सहित सभी प्राइवेट कंपनियों ने कहा है कि जब तक ARPU 200 से 300 रुपये नहीं हो जाता है, तब तक इन प्राइवेट कंपनियों का सरवाइव करना मुश्किल हो जाएगा। अब इस चीज का खामियाजा पब्लिक को भुगतना पड़ रहा है। तो अब वो दिन दूर नहीं है कि बीएसएनएल अपने उन सारे फीचर्स के साथ मार्केट में दोबारा आएगी और अपने मैक्सिमम यूजर्स को अपने आने का बेनिफिट्स देगी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।